अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 23 जो है वो करवाऊंगा। और लेक्चर नंबर 23 से लेके 45 तक जो लेक्चर्स हैं हमारे वो मिड टर्म फाइनल टर्म के अंदर ऐड हैं। तो फाइनल टर्म की मेहनत आपने जो है वो फाइनल टर्म में ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप लोगों को आइंदा आने वाले किसी तरह के पेपर्स में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो सेकंड आज हमने इसको स्टार्ट करना है। पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 को ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर लिया। इन द लास्ट लेक्चर में वी लर्न हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ देयर आर एनी नंबर। कोई भी नंबर है, अगर आपने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब आप लोगों को मिड टर्म के अंदर जो है वो जो भी सिलेबस है वो फाइनल में ऐड नहीं होगा, तो मुझे दोबारा करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे देखिए, आपको जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है कि फॉर दिस इसके लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू ब्रेक अप द रीजन इनटू द लिटिल पीसेस। अगर आपने किसी भी फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आपने कैलकुलेट करना है तो आपको उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी आपको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा तब हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। देखें, ये जो ई है ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो आपको डेल्टा E1 नज़र आ रहा है, दिस मीन्स कि ये छोटा हिस्सा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया या बांट लिया है। फ़र्ज़ कर लें ये फील्ड है हमारे पास, तो ये मैंने इसको यहाँ से इतना काट दिया, ये इतना इसको तकसीम कर दिया, तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास जो डेल्टा E1 है, ये वाला डेल्टा E1 ये होगा, फिर डेल्टा E2 दूसरा वाला होगा, डेल्टा E3 इस तरह से तीसरा वाला चलता जाएगा। और ये कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा। अच्छा, अब आप उससे कहना है कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं और ये याद रहे कि ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसके ऊपर जो है वो एरो लगा रहे हैं। जब भी वेक्टर क्वांटिटी आती है तो हम वेक्टर क्वांटिटी को एरो के साथ जो शो करते हैं या हम उस नंबर को बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है E इक्वल टू समीशन डेल्टा EI इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। कंसीडर कर लें जी आगे आप पॉइंट 2 देखिए। पॉइंट 2 में आपको क्या कह रहे हैं जी, चेंज डेंसिटी व्हेन द चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रीजन। जब हमारे चार्जेस जो है वो मुसलसल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मुसलसल आगे पीछे सफ़र करते हैं एक लाइन के अंदर, तो जो सरफेस होती है मटेरियल की या जो इनसाइड होता है स्फीयर का, ज़ाहिर बात है जो स्फीयर के अंदरूनी पार्ट है उसी की बात कर रहे हैं हम, वी मस्ट स्पेसिफाई द चार्ज डेंसिटी। तो हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है कि चार्ज की डेंसिटी क्या है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रीजन के ऊपर, कि उसकी कितनी डायमेंशंस हैं। देखिए लिखा हुआ है इसने कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ मैनी डायमेंशंस द रीजन, वही बात जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये वाले सारे इंपॉर्टेंट MCQs आपके फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए क्या होता है, DQ इक्वल टू लैम्डा DS। ठीक है, उसके आगे देखिए आपको मजीद दिखा रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज DQ के लिए, वो आप आगे उसको फाइ से भी कर सकते हैं, और जो रो है इसको हम रो कहते हैं। ठीक है, इससे भी आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट जो आपके डायमेंशंस के वर्क हैं, इनको आपने याद रखना है, ये पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि हाउ वी वर्क आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग फ्रॉम अ कंटिन्यूस चार्ज। हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है वो वर्क करेंगे अगर कंटिन्यूसली चार्ज जो है वो हमारे पास आ रहा है। ये इसने एक बेसिक एग्जांपल आपको दी हुई है या एक डायग्राम आपको बना के दी हुई है। मैथमेटिकल देखें इसको, मैथमेटिकल हम इसको जो है वो सबसे पहले यहाँ पे देखें लैम्डा दिया हुआ, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ से लिखेंगे कि DE यानी हम फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर हमने भी पढ़ा हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास कभी भी चेंज नहीं होती है। लैम्डा DS ओवर R स्क्वायर, ये जो R स्क्वायर है ना, ये देखिए ये आपको यहाँ पे बनाया हुआ है इसने, जो रेड कलर का ये वाला सर्कल है, यहाँ पे देखिए ये इसको रिप्लेस कर दीजिएगा Z और R के साथ। अब क्यों रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि आप एंगल देखें, अगर आपने पहले मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जिसमें मैथ्स 101 है, तो उसके अंदर ये जो हमारे पास इस तरह का एंगल होता है इसको हम कहते हैं Z। ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं ना वेक्टर हम कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये Z वेक्टर यानी थर्ड डायमेंशनल वेक्टर है। और ये वाला आप देखें तो ये कौन सा, ये R है। आपने इसको रिप्लेस कर दिया, क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, रेडियस था इस सर्कल का जो आपको ये रेड वाला यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है। सिंपल आपने वैल्यूज पुट की हैं और आपने इसको रिप्लेस किया और आपके पास एट द एंड आपके पास जो है जो ये फार्मूला जो है वो क्रिएट हो गया ये वाला। ठीक है, अब जो कंपोनेंट है जी Z डायरेक्शन वो क्या होंगे, DE कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा कहाँ से आया, कोस थीटा ऊपर ये जो आपको डायग्राम बना के दिखाएगी है इस एंगल से आया, ये वाला एंगल। ठीक है, यहाँ पे ये देखें DE कोस थीटा आपको यहाँ पे लिखा हुआ जो है वो नजर आ रहा है। इसी तरह से आपने सिर्फ उस डायग्राम को देखना है, कुछ आगे पीछे वैल्यूज करनी है और हमारे पास एक फाइनलाइज जो है वो फार्मूला यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये इसका जवाब है, कैसे आया ये, वो कह रहा है कि आर्क जो लेंथ है डज नॉट डिपेंड अपॉन Z और R। ये डिपेंड नहीं करती Z पे और R पे। क्यों डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हमारे पास
3 डायमेंशन जो है वो वेक्टर्स हैं, 3 के जो डायमेंशन आएंगे वो वेक्टर्स आएंगे। अब यहाँ पे देखो आपको यही कह रहा है कि सिंपल वो फार्मूला जो ऊपर हमने किया था, सिंपल आपने इसका इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल लेने के बाद एक फाइनलाइज हमारे पास आंसर आ गया और इसी चीज़ को हम जो है वो आंसर करेंगे। और एक और बात आप याद रखिएगा कि जो आपको यहाँ पे डबल जो नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि z जो है वो ग्रेटर देन है। अब ये डबल है, दिस मीन्स कि z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो जो z है वो r से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, दिस मीन्स कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। जिस तरह आप समझ लें कि क्यों डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर बात है z अपनी आप में या z की वैल्यू बहुत बड़ी है। इसको आप बिल्कुल इस तरह समझ लें कि अगर मैं आप अपने नॉलेज में बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ तो मैं आपके नॉलेज पे डिपेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अपना नॉलेज ज़्यादा है। उसके आगे पॉइंट 4 अनदर एग्जांपल देखें जी, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। ये जो मैंने आपको पहली वाली एग्जांपल करवाई है बिल्कुल उस तरह एग्जांपल है। होपफुली ये बात एक दफ़ा खुद से देख लेंगे। ये बहुत इजी एग्जांपल है, मुश्किल नहीं है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये करवा दूंगा। वैसे जो मैंने आपको ऊपर करवाई है सिंपल वही वाला है, तमाम तो फार्मूला ये मैंने आपको ऊपर करवा दिया है। चलिए मैं करवा देता हूँ आपको, फिर आपको जो है वो आगे पीछे मूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए जी, ई वाई जो है वो इंटीग्रल डी वाई, सिंपल आपने इंटीग्रल ले लिया, इंटीग्रल के बाद आपने जो जीरो है वो जीरो से इनिशियलाइज किया जेड को और आप ये इन्फिनिटी तक लेके गए। अब हम इसको इन्फिनिटी तक क्यों लेके गए हैं जी, इनको इन्फिनिटी तक इसलिए लेके गए हैं क्योंकि हमारे पास इस डायग्राम में इन्फिनिटी जो है वो दिखाई गई है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो सिंपल आपने इसको डेरिवेटिव करना है, और सॉरी इंटीग्रल लेना है आपने इसका। इंटीग्रल लेने के बाद आपके पास एक फाइनलाइज आंसर आ गया, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। नाउ वी कुड हैव इक्वली वेल टेकन एक्स एक्सिस। अब हम जो है वो इक्वली जो है वो टेक करेंगे एक्स एक्सिस को, जिसका मैटर क्या होगा या जिसका मकसद ये होगा कि जो मैटर है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, सो द आंसर इज बेटर रिटर्न एज। इससे बेहतर है कि आप ये वाला आंसर लिखें। कौन सा आंसर लिखना है आपने? ओके, ई इक्वल टू लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो ये हमारे पास जो एक फाइनलाइज एग्जांपल है, सिंपल आप इसको देख लीजिएगा, बाकी जो कॉन्सेप्ट आपको बताएं वो याद रखिएगा। द फ्लेक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो फ्लेक्स है किसी भी वेक्टर की फील्ड का वो खास तौर पे ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये मेजरमेंट होती है किसी की फ्लो की और पेनिट्रेशन होता है फील्ड वेक्टर का, जो कि हम इमेजिनरी फिक्स सरफेसिस के अंदर जो है वो रखते हैं। सो इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस मीन्स के दैट इज द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एरिया। ये जो यूनिफॉर्म का वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है कि सरफेस कहीं पे भी जाके ऊपर नीचे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, यानी ये प्लेन सरफेस नहीं होती है, ठीक है। जिस तरह यूनिफॉर्म वैल्यू होती है कि ऊपर नीचे आगे पीछे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप कह सकते हैं कि ये वो यूनिफॉर्म है, यानी आगे पीछे है, वो प्लेन सरफेस नहीं हो सकती है। तो हमारी जो फील्ड होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें भी ये चीज़ें कॉमन होती हैं। अब यहाँ पे फ्लेक्स देखिए, फ्लेक्स का जो फार्मूला है वो क्या है? फ्लेक्स इक्वल टू ई डॉट ए। ये जो ई और ए है ये इसके बेसिक फार्मूलाज हैं, और ई और ए का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको भी मैं आपको लगते हैं समझा दूँ। तो ई और ए, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो ए है ये एरिया है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करके बताया जा रहा है। उसके आगे देखें, मेन कॉन्सेप्ट आपका वही है, सिंपल यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रल ले लिया और साथ हमने डी, आपको पता है जहाँ पर इंटीग्रल होगा वहाँ पर हमने डेरिवेटिव का साइन मस्ट इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 5 देखें, लेट अस अप्लाई। अब हम अप्लाई करेंगे जी अबव कॉन्सेप्ट को किस पे? एक अनदर फार्मूले पे। कौन सा फार्मूला? जो हमने ऑलरेडी पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, ये वाला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये डायरेक्टेड रेडली ऑन आउटवर्ड्स होगा। सिंपल आपने इस फार्मूले में वो जो फ्लेक्स का फार्मूला उसको आपने जो है वो मैनेज करना है या उसके अंदर डालना है। कैसे करेंगे हम जी? देखिए स्मॉल एरिया ना, फ्लेक्स इक्वल टू, या आपने समीशन का साइन लगाया ई डॉट डेल्टा ए। ये जो डेल्टा ए है इसकी जगह वैल्यू को पुट कर दें क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर और 4 पाई क्यू आर स्क्वायर। ये जो 4 पाई है ना, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा इस 4 पाई से, आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एक फाइनलाइज जो पीछे फार्मूला बचेगा वो ये हो जाएगा कि फाई इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास एक बेसिक जो है वो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। अगर हम फ्लेक्स के फार्मूले को, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है और एरिया शामिल है, अगर हम उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फार्मूले में इन करते हैं तो गॉसेस लॉ देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर का मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग अ क्लोज सरफेस इन इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, we can express the directly in term of the mathematics we have learned by phi इक्वल टू ई डॉट ए। ये देखें वो आपको बता रहा है कि जो गॉसेस लॉ है इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्लोज सरफेस के अंदर होती है और वो हमेशा से इनक्लोज्ड होती है। किसी भी सरफेस को अगर आप डिवाइड करते हैं जनाब किसके साथ? एप्सिलॉन के साथ। और वही फार्मूला जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, सिंपल आपने इसमें सिर्फ क्यू इनक्लोज शामिल करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सरफेस होती है वो हमेशा की तरह इनक्लोज होती है। अब जो कॉलम लॉ है उसको भी देख लें। जो कॉलम लॉ है द पावर ऑफ गॉसेस लॉ इट होल्ड, ये होल्ड करता है किसी भी शेप को जो कि क्लोज्ड हो। ये याद रखिएगा
कि क्लोज सरफेस का जहाँ पे जिक्र होगा वहाँ पे हमेशा गुसिस लॉ का ही जिक्र होगा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू है। सिंपल वही फार्मूले बार बार डिस्कस करके बता रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 8 देखिए, जो कि लास्ट पॉइंट है, अनफॉर्चुनेटली इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मोर टू प्रूव गुसिस लॉ इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आपको ना ये जो लेक्चरार हैं इन्होंने टोटल गुसिस लॉ को एक्सप्लेन करके नहीं बताया, बस आपको एक फार्मूला बता दिया, इसको याद कर लें, दैट्स इनफ फॉर यू। यही फार्मूला आपके पेपर में आएगा, ठीक है। ईच लिटिल क्यूब में कंटेन सम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। हर जो लिटिल क्यूब होता है ना, कोई भी आप मैसेज ले लें या कोई भी आप जो है वो बॉडी ले लें, उसका जो लिटिल क्यूब होगा वो हमेशा से स्मॉल चार्ज को ही अपने अंदर जो है वो कंटेन करेगा या उसके ऊपर कंसिस्टेंट होगा। देन शो दैट ईच लिटिल क्यूब गुसिस लॉ फॉलो द कॉलम लॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हर लिटिल क्यूब है वो गुसिस लॉ फॉलो करेगा जी कॉलम लॉ को। फाइनली ऐड अप द रिजल्ट। अगर हम रिजल्ट को ऐड करें तो हम ये कहेंगे कि जो कांस्टेंट है एनी गुड बुक ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको छोड़ दें फिलहाल। ये जो आपको क्लोज के बारे में बताया और जो गुसिस लॉ के बारे में बताया इसको बस आप देख लीजिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो हर लिटिल क्यूब है वो हमेशा से कंसिस्टेंट होता है किसी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पे, और ये गुसिस लॉ जो है वो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पे होगा तो ये कॉलम लॉ को फॉलो करेगा। तो ये आपका जो है वो छोटा सा लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।